नमस्कार। मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। टॉपिक है राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में राष्ट्रपति का अध्ययन करते समय राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियों का अध्ययन करेंगे। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की विशिष्ट शक्तियां हैं, जिनको हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। वो आपातकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियां। 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 360 में यदि देश की वित्तीय साख खराब हो गई है या किसी देश के किसी क्षेत्र विशेष में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति पूरे देश में या उस क्षेत्र विशेष के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां संविधान ने राष्ट्रपति को प्रदान की हैं। आइए अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जहां तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संबंध है, तो ये आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से देश को खतरा उत्पन्न हो गया हो, या किसी भारत के किसी एक क्षेत्र में इस प्रकार का खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो भारत की सुरक्षा के संकट को देखते हुए राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा करते समय राष्ट्रपति इन मर्यादाओं से बंधे हुए हैं कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही वो इस प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ये उद्घोषणा जो है संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती है, जिसकी पुष्टि 1 माह के भीतर हो जाना आवश्यक है। संसद द्वारा घोषणा की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत, जिसको विशेष बहुमत कहा जाता है, से स्वीकृति इसकी जरूरी है। और इसके साथ ही साथ 6 माह के बाद यदि इसको और आगे इस घोषणा को कार्यान्वित रखना है, तो फिर दोबारा इसकी संसद से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। यानी प्रारंभिक तौर पर इसको 6 माह के लिए घोषित किया जा सकता है। अगर 6 माह से ज्यादा अगर इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाना है, तो संसद से इसका पुनः अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो ये एक स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल की। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का असर क्या पड़ेगा, उसका अध्ययन हमको करना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर राष्ट्रीय आपात की घोषणा का मतलब क्या है। उसका जब असर का हम अध्ययन करेंगे तभी ये बात स्पष्ट होगी। तो यदि 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 19 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रदत्त मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, वो निलंबित हो जाएंगी। नागरिकों की वो अधिकार और स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी अनुच्छेद 19 के तहत जो उसको स्वतंत्रताएं मिली हुई है। अनुच्छेद 19 आप स्मरण कीजिए, हमने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार का अध्ययन किया था। तो आप पीछे की कक्षाओं को याद करेंगे तो हमने ये जाना था कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमने बात की थी। तो ये विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो निलंबित की जा सकती है।
इसके अलावा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के तहत हमने अनुच्छेद 32 का भी अध्ययन किया था, जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात की थी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि किसी स्तर पर हनन होता है तो वो व्यक्ति या वो पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका से सीधे गुहार कर सकता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तक वो सीधे गुहार कर सकता है। तो ये अधिकार भी जो है स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद। इसके अलावा और क्या असर होगा? ऐसी स्थिति में संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार वैसे तो प्रांतों को है, राज्यों को है, राज्यों की विधानसभाओं को है, लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है तो उस दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा तीसरा परिवर्तन क्या होगा कि राष्ट्रपति को राज्य की कार्यपालिका को निर्देश प्रदान करने का अधिकार हो जाता है। यानी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के जो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद हैं, उनको भी वो राष्ट्रपति जो है दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं सीधे। इसके अलावा संघ और राज्य के मध्य जो वित्तीय संसाधनों के वितरण का जो संवैधानिक नियम जो निर्धारित किए हुए हैं, उनमें वितरण के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है तो एक जो परिवर्तन जो प्रभाव देखने को मिलता है कि संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और इस दौरान अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर रखी है, उस दौरान अगर आम चुनाव करवाए जाने हैं तो उन आम चुनाव को स्थगित करके संसद लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ बाह्य आक्रमण की स्थिति है। अगर राष्ट्रीय आपात इसलिए घोषित किया गया है कि कोई बाहर का देश भारत पर आक्रमण करने की नीयत रखता है या देश की सीमाओं के आसपास जो है आक्रमण करने के लिए आ गया है, तो उस स्थिति की उसकी आशंका मात्र से भी राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार। ये जरूरी नहीं है कि युद्ध हो ही गया हो या किसी देश ने आक्रमण कर ही दिया हो। अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है, ये आशंका हो जाती है कि कोई भी देश, कोई भी मुल्क भारत पर हमला कर सकता है आने वाले दिनों में, तो उस शंका के आधार पर भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये तो हुआ 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है। अब दूसरी जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है संविधान में, वो है अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने पर प्रांतों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति। तो ये एक विवादित अनुच्छेद है भारत के संविधान के अंदर। विवादित इसलिए नहीं है कि जब संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को निर्धारित किया था, जब उस समय कोई गड़बड़ कर दी, संविधान निर्माताओं ने कोई गड़बड़ नहीं की थी, उनकी नीयत साफ थी, लेकिन व्यवहारिक राजनीति भारत की ऐसी रही है और खासकर जब से बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भारत में प्रभावी हुई है और केंद्र और प्रांतों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनने लगी हैं, तब से ही इस अनुच्छेद का दुरुपयोग होने लगा है। और दुरुपयोग इस रूप में होने लगा है कि इस अनुच्छेद का सहारा लेकर केंद्र की सरकार जो है, जो भी जिस भी दल की रहती है, यदि प्रांतों में उसके विरोधी या उसके प्रतिकूल दलों की सरकारें स्थापित हो जाती हैं, तो उनको परेशान करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनका तख्ता पलट करने के लिए केंद्र सरकार इस अनुच्छेद का प्रयोग करती रहती है। तो इस वजह से इस अनुच्छेद को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में एक तनाव रहता है, इस विवादित रहता है ये अनुच्छेद। इसको समाप्त करने की मांगे की जाती हैं। राज्य इस अनुच्छेद को राज्यों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला बताते हैं और इस अनुच्छेद की वजह से राज्यपाल का जो पद है
वो अक्सर विवादित होता रहता है। तो ये तो एक व्यवहारिक राजनीति की बात है, लेकिन संवैधानिक स्थिति ये है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब उसको राज्यपाल के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है कि प्रांत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रांत की सरकार को संवैधानिक तौर तरीकों से संचालित करना मुश्किल हो गया है। तो राष्ट्रपति जो है प्रांत की सरकार को या कार्यपालिका को बर्खास्त कर देता है और अपने प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल के माध्यम से समस्त कार्यपालिका शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। तो ये एक स्थिति अनुच्छेद 356 की है। इसकी स्वीकृति भी जो है संसद से होना जरूरी है और ये 6 महीने तक ही एक बार में प्रभावित रह सकता है। यदि 6 महीने से ज्यादा इसको प्रभावी रखना है तो 6-6 माह करके इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु कुल अवधि जो है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की स्थिति को जो है अनुच्छेद 356 वाले जो आपातकाल की स्थिति को जो है इसकी अवधि जो है 1 वर्ष एक बार के लिए कर दी गई है। इससे अधिक अवधि तभी रह सकती है जब निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में उस दौरान जो है चुनाव करवाया जाना में कोई कठिनाई है, तो उसके आधार पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब इससे अनुच्छेद 356 की घोषणा के या राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के प्रभाव क्या होंगे वो जानना महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति की स्थिति घोषित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति छीन सकता है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली जाती हैं। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से जो है व्यय के लिए आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल की सलाह के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, उसके अपने सूत्रों के माध्यम से भी उसको अगर ये बहाल हो जाता है तो। साथ ही साथ अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है अगर परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं तो ये एक अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रावधान है। ये अब तक 100 से ज्यादा बार इसका प्रयोग किया जा चुका है और इसीलिए ये विवादित अनुच्छेद हो गया है। अब तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये आपातकाल जब भी घोषित किया जाता है जब भारत के किसी भाग में या संपूर्ण देश में वित्तीय स्थायित्व खतरे में आ गया हो, वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया हो, देश की वित्तीय स्थिति डगमगा गई हो, तो 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी संसद की स्वीकृति आवश्यक है और प्रारंभ में 2 महीने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? इसका प्रभाव ये होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं कि मितव्ययता बरतने के, वित्तीय क्षेत्र में मितव्ययता बरतने के लिए या खर्चों में कटौती करने के लिए इस प्रकार के आदेश राष्ट्रपति राज्यों को दे सकते हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्ते आदि जो है उनमें कटौतियां की जा सकती हैं अगर देश में 360 के तहत आपातकाल की घोषणा हो रही है तो। इसके अलावा राज्य विधानसभा द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचारार्थ मंगवाया जा सकता है। तो ये एक तरह से हम देखते हैं
कि देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ये 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये भारत का अभी तक सौभाग्य रहा है कि इस प्रकार की स्थिति भारत ने अभी तक कभी भी इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं किया है। इसलिए राष्ट्रपति को देश में अभी इन 75 सालों की आजादी के बाद एक भी बार अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि तीन जो ये शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीन प्रकार के जो आपातकाल हैं, ये राष्ट्रपति को उन विशिष्ट अवसरों या उन विशिष्ट आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए, देश को संगठित रखने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया गया है। यदि इनको सच्चे मन से, सद्भावना से, देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने की भावना से अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो ये कोई विवादित अनुच्छेद नहीं है। ये देश की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने वाले अनुच्छेद है। विवाद है तो वो इनका प्रयोग को लेकर जो राजनीतिक दुर्भावनाएं होती हैं उनकी वजह से। तो ये संविधान निर्माताओं की गलती नहीं थी, न संविधान में कोई इस आधार पर कमजोरी ढूंढी जा सकती है। ये उसके प्रयोगकर्ता किस मानसिकता से इनका प्रयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है, तो वो एक अलग विषय है। तो ये हमने आज राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन किया। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, संविधान ने राष्ट्रपति को क्या शक्तियां दी हैं वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है इसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।